जम्मू कश्मीर में ईडी की छापेमारी और चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, केंद्र ने ईडी को बनाया राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट, तो बीजेपी ने महबूबा को दी कानूनी कार्रवाई में दखल नहीं देने की सलाह। हिमाचल में पुलिस महानिदेशक के मामले में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। डीजीपी के खिलाफ शिकायत पर बीजेपी ने की उन्हें पद से हटाने की मांग, तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, पहले तथ्यों की होनी चाहिए जांच। अपनी बुआ का अंतिम संस्कार करने कुल्लू पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 106 साल की उम्र में नड्डा की बुआ गंगादेही ने लिया आखिरी सांस। बिलासपुर के ओहर घाट पर होगा अंतिम संस्कार। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस के लिए गरीबी सिर्फ वोट बैंक। नेहरू गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने गरीबी हटाओ के नाम पर की राजनीति, लेकिन मोदी राज में हुआ गरीबी मिटाने का असली काम। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूर। सीएम धामी ने पहुंचकर हालात का लिया जायजा। बोले सभी को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में ईडी की छापेमारी और विपक्षी नेताओं से पूछताछ को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के बीच एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। ईडी द्वारा डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी ने भी एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप ले लिया है। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और ईडी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईडी विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। उन्होंने कहा कि ईडी उन नेताओं पर छापेमारी करती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उधर बीजेपी ने जवाबी हमला बोलते हुए पीडीपी प्रमुख को मामले से दूर रहने और कानून में दखल न देने की सलाह दी है। तो आपको बताते चलें कि चौधरी लाल सिंह जो एक कदावर नेता है और इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी पर ही कई बार, हालांकि इससे पहले भी ईडी पर जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही है। चाहे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये तमाम पार्टियां ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही है और इसे लेकर बीजेपी को निशाना बनाती रही है। और एक बार फिर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईडी की कार्रवाई पर, जो कार्रवाई चौधरी लाल सिंह पर हुई, उस कार्रवाई पर एक तरह से उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि विपक्षी दलों के बीच एक तरह से डर पैदा करने के लिए ईडी की कार्रवाई की जाती है। ईडी द्वारा डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी पर भी महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया और उन्होंने ईडी को निशाना साधते हुए कहा कि ईडी विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। और इससे पहले भी अपोजिशन ईडी पर इस तरह के बयानात अपोजिशन की तरफ आते रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। जब अपोजिशन पर इस तरह की कार्रवाई होती है, जब ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो अपोजिशन सीधे सीधे ईडी को बीजेपी से जोड़ देता है और ये कहा जाता है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इंस्ट्रूमेंट की तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। समीर, पिछले दिनों हमने देखा कि चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने उन पर कार्रवाई की और जब इससे पहले भी अपोजिशन लीडरों पर ईडी की कार्रवाई होती रही है और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो अपोजिशन ईडी पर सवाल उठाता है और ईडी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधता है। और चौधरी लाल सिंह की कार्रवाई के बाद हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी पर निशाना साधा और उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में उन्होंने बीजेपी को भी ले लिया। देखिए, सियासत जो है बड़ी अजीब तरह की बात है। सियासत भी एक अजीब तरह की खेल खेलती है। इसमें जो पहलू, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि चौधरी लाल सिंह को अब
उस कांग्रेस की सहानुभूति मिल रही है जिस कांग्रेस ने लाल सिंह के चाहने के बावजूद उनको अपने साथ नहीं लिया। आपको याद होगा, मैं आपको पीछे एक थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। चौधरी लाल सिंह का जो राजनीति रही है उरेरा, वो कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस से ही वो 2 बार एमपी रहे, मिनिस्टर भी रहे कांग्रेस से ही, और कांग्रेस में उनकी तोती बोलती थी। वो यहाँ पे एमएलए भी रहे। उनकी जो मिसेज है, वाइफ है, वो भी कांग्रेस में एमएलए रही। लेकिन देखने वाली बात है और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे भारत जोड़ो यात्रा में जी, तो चौधरी लाल सिंह के फिर कांग्रेस में जाने की चर्चाएं उन दिनों बहुत ज्यादा गर्म थी। आपको याद होगा जब वो जो राहुल गांधी कठुआ आए, सबसे पहले वो जो दौर है जहां लखनपुर में, वहां पे उन्होंने रैली की, तो उसमें कहा जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह भी शामिल होंगे उसमें। जो उस रैली में चौधरी लाल सिंह भी शामिल होंगे, लेकिन चौधरी लाल सिंह को लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने नो कहा, और बीजेपी से जब डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है उस कांग्रेस में दोबारा विलय नहीं कर पाई, तो कांग्रेस ने उनसे किनारा कशी की, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें थी, उसमें बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता। लेकिन आपको ये हैरत बात होगी कि वही कांग्रेस आज चौधरी लाल सिंह को बहुत ज्यादा एक तरह से सपोर्ट कर रही है, उनको मॉरली बैक कर रही है। आप देखिए, रमन बल्ला है, उन्होंने अभी चौधरी लाल सिंह की जो वाइफ है या उनकी फैमिली है, परिवार वालों से उनसे मुलाकात की, उनके पास बैठे भी वो कई घंटों तक, और चौधरी लाल सिंह को न सिर्फ बीजेपी का पीडीपी का समर्थन मिल रहा है, बल्कि कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। और देखिए, पीडीपी ने जो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो पीडी है वो बीजेपी के कहने पे ये सब कर रही है, उन्हीं के एक तरह से उनका टूल बनी हुई है। जो बीजेपी चाहती है, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जैसे लाल सिंह थे, उनके खिलाफ बोलते थे बीजेपी के, तो उनको ईडी ने अरेस्ट किया। अब वो अभी रिमांड में है, ईडी के रिमांड में है। तो हुरैरा दिलचस्प सियासत है, और चौधरी लाल सिंह जो है वो कोशिश तो कर रहे थे पहले कांग्रेस में जाने की, कांग्रेस ने मनाही कर दी, लेकिन आज कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन ईडी लाल सिंह के बहाने अब अपोजिशन पार्टी जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, वो ओपनली सपोर्ट कर रही है लाल सिंह को, और ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में भी मुल्क की बाकी हिस्सों की तरह जो लोग अपोजिशन पार्टीज में जो लीडरान बीजेपी या उनकी गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको क्वेश्चनिंग करती है, तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। तो ये जो जैसे उनकी रेफरेंस पहले से भी दिल्ली पर थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी की वोकल अपोनेंट थी, तो वहाँ पे भी उनको हरासा किया गया उनके मुताबिक। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उनका ये कहना है कि यही खेल खेला जा रहा है। चौधरी लाल सिंह का रेफरेंस वो दे रही है अपोजिशन पार्टी। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है हुरैरा, बीजेपी साफ कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, कानून को अपना काम करने दीजिए, इसमें सियासत कौन सी आ गई। सियासत जो है वो इसमें कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ईडी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। जो ईडी है उसका काम अपने कानून के हिसाब से जहां जहां उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं वो अपना काम करती है। उनके कहना है कि उनके मुताबिक, जो बीजेपी के मुताबिक, कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ अगर सबूत मिले हैं तो चौधरी लाल सिंह तो कोर्ट भी गए थे, तो ईडी हो, कोर्ट हो, ये तो एक जुडिशियल, ये तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उन पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। तो कोर्ट से क्यों नहीं उनको राहत मिली है? अगर आप बोलते हैं कि ईडी बीजेपी के अंडर काम कर रही है उनके इशारे पे, तो कोर्ट तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वहां से उनको क्यों नहीं मिला? वहां उनको 7 दिन की रिमांड क्यों मिली? तो बीजेपी का ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ सबूत थे, उसी सबूत के आधार पे उन्होंने उसी के आधार पे उनको अरेस्ट किया गया और उसके आधार पे उनको बिल्कुल समीर अब एक चीज समझने की बात है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि लाल सिंह का एक बहाना है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लाल सिंह को सपोर्ट कर रही है, और पीडीपी भी जिस तरह से, आपको याद होगा, वही पीडीपी जब ये रसाना केस हुआ था तो पीडीपी सबसे ज्यादा वोकल अपोनेंट लाल सिंह की बनी थी, क्योंकि लाल सिंह पे इल्जाम था कि जो वहां अक्यूज थे
उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। और इवन भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी समीर ये देखने को मिला था, जो जिसका आपने तस्करा किया था, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी जो पार्टियां अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जब ये आवाज उठ रही थी कि चौधरी लाल सिंह राहुल गांधी के पैदल यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो उस वक्त भी ये आवाज उठी थी कठुआ के उस पूरे मामले को लेकर, एक तरह से कहा गया था। लेकिन समीर एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं, ये जो सहानुभूति है या जिसे एक तरह से हमदर्दी कह लें, इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, महबूबा मुफ्ती भी अब लाल सिंह के सपोर्ट में एक तरह से खड़ी नजर आ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी एक तरह से बयान आ रहे हैं। तो इसे सिर्फ एक जो टाइमिंग है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसे सहानुभूति कहा जाए, हमदर्दी कहा जाए, या फिर ये एक सियासी मौका भी है? मौका परस्ती जी, देखिए, सियासत है, पहले तो ये सियासत है, और सियासत में सबसे बड़ा जो पहला लफ्ज किया जाता है कि मौका परस्ती, अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी अपोजिशन पार्टीज को मिल रही है, एक मौका परस्ती वो ढूंढ रहे थे, एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह से बीजेपी को टारगेट करिए। पीडीपी, जिस तरह से मैंने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट से लाल सिंह का पता क्यों साफ हुआ, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि जो एक्यूज थे उन पे इल्जाम था चौधरी लाल सिंह पे कि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो एक्यूज थे उस रसाना केस में, एलिजेड एक्यूज, उनको सपोर्ट करे। तो जब उसके खिलाफ पीडीपी ने बात की, पीडीपी के कई लीडरान उस पर मुखर हो गए, तो उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह को हटवा दीजिए। चौधरी लाल सिंह को हटवा दिया गया, वही पीडीपी अब उनको सपोर्ट कर रही है, वही कांग्रेस जो उनको वापस लेने से मुकर गई लास्ट मोमेंट पे, और राहुल गांधी के सामने, क्योंकि मैं उस रैली में था, राहुल गांधी ने उनके सपोर्टर्स को, चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स उनके हक में नारेबाजी कर रहे थे, तो उनको कहा कि आप इंडिसिप्लिन मत कीजिए, यहाँ किसी के हक में और अपोज में कोई नारा नहीं लगेगा। ये लखनपुर की बात कर रहा हूँ, जब राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसी चौधरी लाल सिंह को आज सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसी लाल सिंह को सपोर्ट किया जा रहा है पीडीपी की तरफ से, उसी लाल सिंह को सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये लाल सिंह एक जरिया बना है इन अपोजिशन पार्टीज का बीजेपी को टारगेट करने के लिए। तो इसीलिए हुरेरा सियासत है, और सियासत में मौका परस्ती ये बड़ी बात है, और इसीलिए चौधरी लाल सिंह के बहाने बीजेपी पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी है, उनकी जो लीडरशिप है वो भी काउंटर लॉन्चिंग कर रही है, उन्होंने भी काउंटर अटैक तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह तो नहीं, जितने भी लोग हैं एक्यूज हैं जिन्होंने गलत किया है, उनके मुताबिक उनको ईडी या कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कोर्ट वो जा सकते हैं, कोर्ट अगर उनको उनके जो ईडी के सबूतों को कम मानेगी तो उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह पे ऐसा नहीं हुआ, 7 दिन की रिमांड उनको मिली है, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ है, उन्होंने गलत किया है, तो उसका सजा उसको मिलेगा। तो लेकिन इसमें सियासत राजनीति बहुत हो रही है, और जिस तरह से मैंने कहा और बार बार कहा कि जम्मू में अगर हम कठुआ रेंज की बात करें, और देखिए उसमें यूनियन मिनिस्टर चौधरी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका भी नाम लिया जा रहा है। अपोजिशन पार्टी ये कहते हैं कि क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आगे चल के 24 में जब इलेक्शन होंगे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लाल सिंह पहले भी 2 बार वहां से जीते हैं, हो सकता है उनको वहां से चुनाव लड़वाया जाए, तो या सपोर्ट किया जाए, या वो किसी पार्टी में दाखिल होकर फिर वहां से अपोजिशन पार्टीज के एक कैंडिडेट के तौर पर उठे। तो जो उनको दबाया जा रहा है, उनको पहले ही खत्म करने की, सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासत इस पर खूब हो रही है, और जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, वो पहले से ही कह रहे हैं। लेकिन चौधरी लाल सिंह का रेफरेंस उन्होंने दिया, क्योंकि अभी चौधरी लाल सिंह ईडी की हिरासत में है, 7 दिन का रिमांड है, कोर्ट में केस चल रहा है, और बाकी चीजें आगे होने वाली है। लेकिन सियासत इस चीज पे बहुत तेज हो रही है। जी हो रहा है, बिल्कुल। यानी समीर, एक तरह से लाल सिंह या ईडी जो है वो बहाना है, दरअसल जो निशाना है वो बीजेपी पर है, बीजेपी ही असल में अपोजिशन का एक तरह से टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस इशू पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बहुत छोटा सा हम यहां पर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी महासंग्राम 2024 में बड़े इशू के साथ हाजिर होते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार और बीजेपी के बीच जबानी जंग और तेज हो गई है। इस बार हिमाचल के डीजीपी के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सियासी खींचतान जारी है। दरअसल हिमाचल बीजेपी एक कारोबारी के लगाए गए आरोप पर डीजीपी को हटाने की मांग कर रही है।
इस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने जीवन और संपत्ति को खतरा होने का आरोप लगाने वाले कारोबारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से पहले तथ्यों को सत्यापित किया जाना चाहिए। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ शिकायत पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायत के तथ्यों को सत्यापित करना होगा। और चलिए इसी इश्यू पर और बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी बलदेव राज इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। बलदेव राज जी, आपका बहुत स्वागत है JKLH न्यूज़ 18 में। बलदेव जी, हिमाचल प्रदेश में डीजीपी से जुड़ा हुआ जो ये पूरा मामला है, जिस पर अब अपोजिशन पार्टी और खासतौर से जो बीजेपी है वो आवाज उठा रही है कि सरकार की इसमें नाकामी है और डीजीपी को फौरन हटाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप भी अपोजिशन का ही एक हिस्सा है हिमाचल में, तो आम आदमी पार्टी इस पूरे इशू को किस तरह से देखती है? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है। यदि कोई शिकायत मिलती है या कहीं पे भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई संदेह भी होता है तो उसमें हर पार्टी उसको रख सकती है। भाजपा ने ये मुद्दा रखा है शिकायत का, सही है, लेकिन यदि हम सीएम साहब का जो भी जवाब आया है तो वो भी सही है, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर हम एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते जी। या करेंगे तो शायद वो गलत होगा। तो इसमें कोई हमें लगता नहीं है कि गलत है। उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि ये इसमें संलिप्त नहीं है, या उन्होंने कोई फेवर लिया हो। तो हम यदि पारदर्शिता के साथ काम करें या तथ्यों के आधार पर काम करें, तर्कसंगत काम करें, तो हमें यह लगता है बिल्कुल ये बात सही है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव होता है, संरक्षण प्राप्त होता है, तभी प्रशासन में भ्रष्टाचार होता है या जो कोताही है उसलिए बढ़ती जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश में मान लो या देश में मान लो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो है ऐसा, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है। लेकिन हम ये बोलें कि सीएम साहब ने जो जवाब दिया वो गलत है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। बिल्कुल सही है, बीजेपी ने अपना मुद्दा रखा है, लेकिन सीएम साहब ने सही बोला है कि तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और मैं इवन ये तो बोलना चाहता हूं, भाजपा को तो ये अधिकार भी नहीं है, इनको तो तथ्यों के आधार पर देश में क्या क्या नहीं हो रहा है यदि आप सोचते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट जैसी कई रेसलर ने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था, कितने दिन वो धरने पे बैठे रहे। पोर्ट पे 20,000 से ज्यादा करोड़ की ड्रग्स मिलती है गुजरात में, क्या हो गया, ईडी ने क्या कर दिया। तो भाजपा को तो मुझे लगता है ये कहने का भी आधार कोई नहीं है। लेकिन चलो, इन्होंने बोला है हिमाचल में, तो अपोजिशन तो इन मुद्दों को लेकर नहीं उतरा। अपोजिशन, बलदेव जी, जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, जिन रेसलर्स का मुद्दा आपने उठाया नेशनल लेवल पर जो उठा, इसके अलावा गुजरात पोर्ट का मुद्दा आपने उठाया, अपोजिशन तो इन मुद्दों को लेकर नहीं आई। ये मुद्दे बड़े थे, जरूर थे, बीजेपी को घेरा जा सकता था, सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन उसमें अपोजिशन कहां था? अपोजिशन तो सामने नहीं आया। बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, वो कमियां रही होंगी, वो करेंगे जो भी 2024 का चुनाव होगा। लेकिन हम आज बात हिमाचल की कर रहे थे, तो मैं यही बोल रहा था कि भाजपा को तो ऐसे कहने का जो नैतिक अधिकार है वो तो खो चुकी है भाजपा, जिस तरीके से पूरे देश में तानाशाही है। लेकिन हम तब भी बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार उन्होंने शिकायत के खिलाफ जो मोर्चा बांधा है कांग्रेस के खिलाफ, वो ठीक है। लेकिन सीएम सुक्खू ने या कांग्रेस सरकार का जो जवाब है वो भी अपनी जगह सही है। आप तथ्य तो लाइए, किसी के खिलाफ ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम कि बोलने से ही कोई एफआईआर हो जाएगी। तो वो तो बिल्कुल सही है। इसमें हम सीएम सुक्खू के जवाब जो है वो सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तथ्यों की जांच होनी चाहिए, और जो गलत होगा उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन बलदेव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी आपदा जिसे खुद सरकार कहती है कि पिछले 50 सालों में हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा या इतना बड़ा नुकसान हिमाचल में नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में जबानी जंग चल रही है। जो विक्टिम्स हैं, जो आपदा से परेशान हुए, जिनका नुकसान हुआ,
उनके हालात सुधरे या नहीं सुधरे उधर तो लोगों की नजर नहीं जा रही है, उस पर सियासत नहीं हो रही है, लेकिन सियासत और बयानबाजी आपदा के बाद के हालात पर जरूर हो रही है। तो इसे क्या चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए? अब जैसे डीजीपी का मामला आया, इस पर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने, तो क्या चुनाव से पहले यह बयानबाजी थमने वाली नहीं है? आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, दोनों पार्टियों को मुद्दे चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि महज सियासत की वजह से इस तरह की बयानबाजी होती है? बिल्कुल सही आपने समय दिया। और देखिए, मुद्दा डीजीपी का था तो मैं उस तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन आपने बोला है तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा जरूर। जी, देखिए, ये बिल्कुल सही है। भाजपा, ये जो चुनाव हैं ये तो केंद्र के हैं, लेकिन आपदा आई हिमाचल में। तो भाजपा, यदि आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से, केवल और केवल आपदा से हटके केवल आपदा को केवल सुक्खू जी के ऊपर डाल रही है, अपने मुद्दों पे नहीं डाल रही है। चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो लोकसभा सांसद हो भाजपा के, कहीं पे इन्होंने राष्ट्रीय आपदा का या हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की मांग नहीं की है। यदि जनता जागृत होगी और करेंगे हम लोग भी जनता को, तो ये देखा जाएगा कि इतना बड़ा भेदभाव जो किया है हिमाचल के भाजपा के राज्यसभा सांसदों ने भी और लोकसभा सांसदों ने भी, और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो किया ही है, जिन्होंने कि दूसरा घर हिमाचल प्रदेश को बोला था, वो तो जनता के पास ले जाया जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा केवल सुर्खियां बटोरने के लिए जनता का ध्यान भटका रही है। और ये लॉटेस ऑपरेशन जब सीमेंट कंपनियां बंद हुई थी, वहां से ये आरंभ हुआ था, लेकिन वो इनका हिमाचल में कामयाब नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही आपने बोला, ये चुनाव को लेकर ही है। देखिए, कुंभकर्ण की नींद से जागी है भाजपा, और ये इनको आने वाला जो समय है भाजपा मुक्त जिस तरीके से होगी, तो वो खतरा लग रहा है। लेकिन ये चुनाव से प्रेरित ही है। बलदेव जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुशांत कपरेट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी रणवीर भी हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए, और रणवीर की इस पूरे इशू पर बहुत अच्छी नजर भी रही है। सुशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और रणवीर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं रणवीर पहले आपसे ही इस पूरे मामले को समझ लेता हूं कि डीजीपी के इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। यहाँ पर आज जब हमने इस बहस के लिए भाजपा को बुलाया था, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई प्रवक्ता दिया नहीं गया, तो ऐसा कहा जा सकता है, या फिर उनके जो आला नेता है भाजपा के, उनकी तरफ से किसी प्रवक्ता को जो है अभी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये हो सकता है कि भाजपा इस पर जो है अपना स्टैंड तय नहीं कर पाई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये है कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि तथ्यों को पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगर उनमें कोई सच्चाई होगी तो आगामी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। लेकिन पूरे मुद्दे को अगर हम ध्यान से देखें कि किसी प्रदेश के मुखिया पर ये आरोप लगाता है कोई व्यापारी कि उनके साथ गुड़गांव में कोई जानलेवा हमला होता है कथित तौर पर, फिर कथित तौर पर हिमाचल आकर धर्मशाला में भागसुनाग के पास जो है उन पर उनको फिर अटैक करने की कोशिश की जाती है, उन्हें धमकाया जाता है कि गुड़गांव में जो मामला दर्ज किया है उन्होंने किसी के खिलाफ, उसको वापस ले लिया जाए, उनके बच्चे को मारने की धमकी दी जाती है। तो ये आरोप लगाते हैं, संक्षेप में अगर ये समझे कि जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं, ये आरोप डीजीपी पर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जो आपराधिक साजिश चल रही है उसके बारे में डीजीपी जानते हैं या फिर डीजी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आरोप है, इसलिए डीजीपी पर जो है एफआईआर की जानी चाहिए। ये खाली उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि उसके साथ वो सारे तथ्य उन्होंने दिए हैं कि डीजीपी ऑफिस से किस तरह से उन्हें फोन किया जाता है, फोन करने के 1.5 घंटे बाद बिल्कुल, यानी रणवीर सारी चीजें एक तरह से बीजेपी चाह रही कि जब ये आरोप लगा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ सुशांत कपरेट भी है। सुशांत, बीजेपी मांग कर रही है कि डीजीपी का जो मामला है वो छोटा मोटा मामला नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आखिर इस पर कदम क्यों नहीं बढ़ा रही है? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर करना चाहेंगे कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब एम्स से कुशलागम होने के उपरांत जब शिमला लैंड किए थे, तो
हेलीपैड पे उनसे यही प्रश्न किया गया था। उन्होंने एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में कही थी। उन्होंने कहा था कि कानून, वो चाहे डीजीपी है चाहे मुख्यमंत्री है, सबके लिए सेम है। जी। जहां तक बात रही कानूनी प्रक्रिया की, एक चीज बड़ी क्लियर है कि प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एफआईआर लॉन्च की जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी के आरोप लगाने पर एफआईआर लॉन्च किया जाए। डेफिनेटली एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और जहां तक बात है प्रदेश की सरकार की बात है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जब स्पेसिफिकली ये चीज क्लियर कर चुके हैं, तो जी। इससे ज्यादा किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाना वो तर्कसंगत नहीं है। और जहां तक एक व्यापारी का प्रश्न है, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए, उन आरोपों की जो है कानूनी तरीके से उनकी जांच की जा रही है और इस पर माननीय हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो इस चीज पे मेरा ये मानना है कि राजनीतिक टिप्पणी करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। मतलब क्या मान के चला जाए कि अब इस पर जब तक चीजें जांच पड़ताल नहीं होगी तो क्या सरकार को इस पर एक टीम बनानी चाहिए और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और बीजेपी इसकी भी मांग कर रही है? देखिए सर, अभी जिस तरीके से आपने ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया और डिबेट में भाजपा के प्रवक्ताओं का ना आना अपने आप में क्लियर है कि किस प्रकार की दोहरी राजनीति भाजपा प्रदेश में कर रही है। एक तरफ से भाजपा पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाती है कि कानूनी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में गिर चुकी है। मतलब आप हिमाचल के जो आर्म फोर्सेज है, आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप डीजीपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, फिर लास्ट मिनट पे आप पीछे हट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति जो है भाजपा जी। से देखें तो वो आने वाला समय जो है वो परिचायक होगा कि किस प्रकार की दोहरी राजनीति भाजपा की लोगों के सामने आएगी। जी। चलिए ठीक है, क्योंकि अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े नहीं, वरना उनसे भी हम सवाल करते। और जिस तरह से सरकार कह रही है कि क्योंकि अब ये पूरा मामला एक तरह से हाईकोर्ट पहुंच चुका है और इसमें क्या कुछ आगे निकल कर आता है ये देखना बहुत अहम होगा, लेकिन इस पर फिलहाल सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत कपरेड जी, बलदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रणवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।